जो हम 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम लोग असर्शन रीजन का क्वेश्चन करेंगे। असर्शन रीजन में बेटे अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो फिर ऑप्शन ए हम लेंगे। और असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम ऑप्शन बी लेंगे। और सिर्फ असर्शन ही सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम ऑप्शन सी लेंगे। और अगर दोनों असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है तो ऑप्शन डी लेंगे। अब हमारे फ्रेंड सत्यवान सर भी आपको क्वेश्चन के विषय में बताएंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि सर आपने बताया कि आज हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसके पहले हम लोग 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए का हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस अटेंड करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन 1 नंबर के असर्शन एंड रीजनिंग करेंगे और 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस सेक्शन बी का हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो पहले 4 क्वेश्चन सेक्शन ए का असर्शन एंड रीजनिंग हम लोग करेंगे। असर्शन एंड रीजनिंग में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट सर दिए होते हैं। पहला स्टेटमेंट को हम लोग असर्शन बोलते हैं और दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। तो पहला आपका काम ये होगा कि क्या दोनों चीज़ें सही है कि नहीं, तो इसकी करेक्टनेस को हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग आएगा तो सर हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो चेक करेंगे ये ए सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं, सही बोल रहा है कि नहीं। दूसरा चीज़ हम लोग चेक करेंगे कि आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, आर ए के बारे में बता रहा है कि नहीं। ओके, तो दूसरा हम लोग चेक करेंगे वेदर आर इज एक्सप्लेनिंग टू ए और नॉट। ओके, तो ये 2 चीज़ें हम लोग चेक करके असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सर आप क्वेश्चंस को जो है पढ़िए। तो बेटा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और असर्शन में दिया गया है कि फॉर द रेडिएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो बेटा असर्शन को हम चेक करें, और रीजन देखिए लिखा गया है ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन absorbing the energy quanta and greater is the number of electrons coming out of the metal। तो बेटा हम दोनों चीज़ें लाइन बाय लाइन पढ़ करके और हम ये चेक करेंगे कि क्या असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन या नहीं। सर हाँ, तो इसमें देखिए असर्शन में क्या बोला जा रहा है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। फॉर द रेडिएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो कहने का मतलब ये है, पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जैसे ये आपका एक मेटल है, ठीक है। मेटल पर आप क्या कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से नीचे अगर आपकी फ्रिक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ऊपर, सर इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर अगर आपका कोई फ्रिक्वेंसी है तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इससे जो करंट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, इस लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ये करंट तभी बढ़ेगी जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो इसका मतलब करंट इज जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी। लेकिन कब, जब जो ये लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, तभी ये रिलेशन फॉलो होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है और ये सही भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, ये बताइए। अब यहाँ पे जैसे मेटल है, दूसरा रीजन क्या बोल रहा है,
कि अब बहुत सारे आपके पास फोटान आएंगे, तो जितने ज़्यादा फोटान होंगे उतने ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, करंट। तो इसका मतलब करंट किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। तो रीजन आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और रीजन आर सही भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा, और इसका मतलब रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आर और ए दोनों सही भी है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते बेटे। असर्शन ए गिवन है, पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर slab directly in physical contact with n type semiconductor slab cannot form pn junction। रीजन इसका गिवन है कि the roughness at contact will be much more than interatomic crystal spacing and continuous flow of charge carriers is not possible। तो हम लोग समझे, बहुत छोटी बात है ये बेटे, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब को अगर हम फिजिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब पर रख दें तो वहां से पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो सर हाँ, देखिए इसमें कहा जा रहा है पीएन जंक्शन, पहले समझिए बनता कैसे है। जैसे ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करेंगे तो ही क्या बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। अगर आप सिंपल ऐसे लाके कांटेक्ट में केवल एन टाइप आपने रख दिया तब ये डायोड नहीं बनेगा। ओके, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हाईली कंप्रेस्ड करना पड़ेगा मशीन से। जब इसका कुछ पोर्शन इसके इंटर एटॉमिक पोर्शन से एकदम नज़दीक आ जाता है तो ही ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों को बगल रख देंगे तो पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम नहीं करेगा। तो इसका असर्शन सही है, असर्शन सही है। और रीजन में बेटा रफनेस एट कांटेक्ट, जैसे इसमें क्या है, पी टाइप आपका है। अब पी टाइप पे आपका एकदम बिल्कुल रफ सरफेस है, एन टाइप का आपका सर ये भी एकदम रफ सरफेस है। तो ये इन दोनों के बीच की स्पेसिंग अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से ज़्यादा है तो पीएन जंक्शन की तरह ये काम नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब इन दोनों की स्पेसिंग इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अप्रॉक्स होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तभी ये पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा, तभी चार्ज फ्लो होगा। तो इसका मतलब रीजन भी क्या कर रहा है, करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन आर करेक्ट है और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन जो है बेटा इसमें भी ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ए ही क्या है, सही है। तो अगला क्वेश्चन बेटे देखते हैं हम लोग। असर्शन एंड रीजन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं। अगला क्वेश्चन बेटे देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विथ ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड हैज ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विथ ए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो रीजन बेटा इसका गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, राइट। तो इसका मतलब इसमें सर जो असर्शन गिवन है तो असर्शन ट्रू दिख रहा है। देखिए इसमें असर्शन में क्या बोल रहा है, मैं सुन रहा था। असर्शन में सर ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इस यहाँ पे मान लीजिए इसका पोटेंशियल है कितना, V, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रख दें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, तो निगेटिव पोटेंशियल के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो U इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है E इंटू V। और E क्या है सर, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है।
और V भी क्या है, निगेटिव है, हो जाएगा। ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस EV आपका आ जाएगा। ओके। और दूसरे में क्या बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज है तो इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इस यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, आपका हो जाएगा -E इंटू V, ये तो आपका प्लस रहेगा, तो ओवरऑल आपका -E इंटू V आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अब आप बताएं प्लस वाली क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी कि माइनस वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली है कि ये वाली क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपका असर्शन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल के पास रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल के पास रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो असर्शन सही बोल रहा है। ओके, असर्शन इज एक्सप्लेनिंग करेक्ट। अब हम लोग रीज़न पे चलते हैं। रीज़न आर, रीज़न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपका प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है तो ये आपका हाई पोटेंशियल है और ये आपका है लो पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, पॉजिटिव के पास। तो लोअर से हायर कहाँ गया, लोअर से हायर, जबकि रीजन बोल रहा है कि हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसलिए रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आप सर लिख दे हाँ बोर्ड पर, सी ऑप्शन, ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। रीजन बेटा आपको दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोर। तो बेटा हम लोग ये चीज़ देखेंगे, फिगर के साथ भी देखेंगे। तो क्वेश्चन को सर, हाँ देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं TIR किसको कहते हैं। जैसे ये आपका एक मीडिया होता है, मीडियम है, जब लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयरर में जाती है तो लाइट हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है ऐसे। तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद अगर हम लोग अपनी लाइट को भेजेंगे तो वो लाइट फिर से उसी मीडियम में चली जाती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि पूरी लाइट उसी मीडियम में फिर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से हो रहा है, ना कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह से फाइबर पाइप है, फाइबर पाइप में ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, और उस पाइप के अंदर का जो मीडियम है जहाँ पे आपकी लाइट वेव ट्रैवल करेगी वो वाला मीडियम इस तरह से होगा। ओके, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। क्या बोलेंगे, क्लैडिंग। और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। तो अब क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, कम होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा। तो म्यू कोर, और देखिएगा म्यू कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा म्यू क्लैडिंग का। ओके, म्यू क्लैडिंग का। इससे होगा क्या, इससे जब आपकी लाइट मान लीजिए इस मीडियम से गई तो फिर उसी मीडियम में ऐसे वापस आ जाएगी, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर होके ऐसे जाएगी। तो ये TIR के थ्रू बार बार जा रहा है और यहीं पे लाइट आपकी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल होती चली जाती है। ओके, तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने जियो फाइबर का नाम सुना होगा, तो वो TIR पर ही बेस्ड होता है। ओके,
तो अब सर इसमें क्या होगा बताएं। हाँ, इसमें जो है, इसमें बेटे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो ये तो ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन ये रीजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोर, तो ये गलत हो जा रहा है। तो ये कम होता है, तो ठीक है? इसका ये ज्यादा होता है। हाँ, तो इसमें सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट। तो यस। तो बेटे जो है नेक्स्ट हम लोग अब बेटे राइटिंग वाले क्वेश्चन में चलेंगे, जिसको आपको लिखना है, सर बताएंगे। तो अब हम लोग जो है असर्शन एंड रीजनिंग और सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी में इंटर करेंगे, और अभी तक हम लोग जो 1 नंबर्स के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो उनके फार्मूलाज और क्वेश्चंस आप कॉपी में पहले क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। फिर जैसे जैसे मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ उसको वैसे वैसे कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आपकी एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी नोट्स को जब आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आप कम करोगे ज़्यादा मिलेगा। अब वो वाले एक क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो गिवन है वो, नेम द डिवाइस व्हिच यूटिलाइजेस unilateral action of a PN diode to convert AC into DC। तो सिंपली इस चीज़ को जानते हैं कि हम लोग जो है रेक्टिफायर यूज करते हैं। क्यों सर? तो हम लोग जो है रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ये 1 नंबर अगर आपने रेक्टिफायर लिख दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सर देखें जरा सा। तो दूसरा क्वेश्चन है ड्रा द सर्किट डायग्राम आप, अच्छा ये 17 का है, 17 में पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसे होगा? कॉपी में लिखिए, फुल सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, लाइए सर, चलिए बना लीजिए मेरे साथ। फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल हो गई, और इस ट्रांसफार्मर को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? एसी वोल्टेज से। और इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल हो गई उसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2 डायोड लगे होंगे, एक डायोड D1 है इसका नाम, और इसके बाद ये इधर से आएंगे, यहाँ पे भी एक डायोड कनेक्टेड होगा, इसका नाम है D2। तो यहाँ से फिर अब हम लोग बीच से एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी के अप्रॉक्स हम लोग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो इसका नाम है RL, ओके। और यहाँ पे V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? वोल्टेज। और ये आपका है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो ये डायग्राम आप बना देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ट्रांसफार्मर बनाया, 2 डायोड ऐसे लगा दिया, एक बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो चलिए, और छोटा सा हम लोग यहाँ पे आउटपुट ऐसे बोल देंगे, यहाँ पे आउटपुट, बस, ठीक है। तो एक डायग्राम और भी आप बना दीजिएगा, आउटपुट में क्या होता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे आप क्या बनाएंगे सर्किट में, इस तरह से आप ये भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया क्या? AC से DC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा देखें आप। तो इसमें जो है द वेवलेंथ ऑफ लेमडा, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। द वेवलेंथ ऑफ लेमडा ऑफ ए फोटॉन एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम वैल्यू। तो सो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज 2 λm c/h टाइम्स
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन where C and H have their usual meaning। तो C आप समझते होंगे कि वो स्पीड लाइट है, लाइट की स्पीड है, और H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो सिंपल सा इसका सलूशन। हाँ, तो इसमें सर ऐसा होगा कि सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है कि एक फोटान है जिसकी एनर्जी E है और उसकी वेवलेंथ क्या है, लेमडा, और इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और उसकी हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा दिया गया है। तो हमें रिलेशन बताना है एनर्जी ऑफ फोटान और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो आपका फोटान होता है उसकी एनर्जी कितना है, E इजकल टू hc अपॉन लेमडा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट लिखिए, एनर्जी ऑफ द फोटान। अब हम लोग लिखेंगे नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेमडा इजकल टू h अपॉन m इंटू वी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है v। अब v की जगह हम लोग क्या करेंगे, h अपॉन लेमडा यहाँ पे आ जाएगा, m इंटू लेमडा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ले लेते हैं k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। अब v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट किया जाए, है ना, तो k इजकल टू हो जाएगा हाफ m, v की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, इसको लिखते चलिए साथ साथ। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, k इजकल टू 1/2 h स्क्वायर m लेमडा स्क्वायर। सर k इज इक्वल टू 1/2 h स्क्वायर, ठीक है सर, h स्क्वायर अपॉन m लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर। हाँ, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 ले लेंगे। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वेशन 1 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, E अपॉन k। लेफ्ट हैंड साइड में E अपॉन k और राइट में क्या आ जाएगा, hc अपॉन लेमडा, hc अपॉन लेमडा अपॉन 1/2 h स्क्वायर अपॉन m लेमडा स्क्वायर। तो h से एक h कैंसिल हो गया, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो गया, तो अब E इजकल टू कितना आ गया सर, ये 2m लेमडा सब ऊपर चला जाएगा, तो 2m लेमडा c, यहाँ पे E अपॉन k है तो k ही रखेंगे, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा h, और अब E इजकल टू हो जाएगा 2m लेमडा c अपॉन h, और ये k यहाँ पे चला जाएगा इंटू k। तो ये रिलेशन हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था और इस तरह से हम लोग ये वाला रिलेशन प्रूफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो आप समझिए पक्का आने वाला है, कई सारे सैम्पल पेपर्स में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप इसको 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन जरूर छोड़ देंगे कि बच्चे पूरा देख सकें साफ साफ। तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा डेरिवेशन था, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through an equilateral glass prism in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, and each of these angle is 3.4 times of angle of the prism। इसका मतलब ए जो है वो 3/4 टाइम्स है। ठीक, तो डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत सरल और छोटा सा क्वेश्चन। सर ये जो है प्रिज्म का क्वेश्चन है। तो प्रिज्म का क्वेश्चन में सबसे पहले तो प्रिज्म का डायग्राम देख लेते हैं। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और देखिएगा, मैं को इसको डायग्राम आप बना लीजिए। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए। हाँ ठीक है सर। तो ये आपका एक प्रिज्म हो गया और ये अच्छा, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया और ये इस सरफेस पर नॉर्मल हो गया। ध्यान से देखते रहें,
इस सरफेस पर नॉर्मल हो गया। ओके, अब एक कोई लाइट आती है, यहाँ से स्ट्राइक करती है रे, उसके बाद इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होके ऐसे बाहर निकल जाती है। तो नॉर्मल के साथ ये जो लाइट इंसिडेंट करती है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे I1 और ये इस एंगल को बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, इसको I2 बोलेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल प्रिज्म के अंदर जो पहला और दूसरा सरफेस के बीच का एंगल होता है R1 और R2 बोलेंगे, इस एंगल को थीटा बोला जाएगा। और ये जो रेज आपकी जा रही थी और इन दोनों रेस के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको डेल्टा बोलेंगे। दिस इज द डेविएशन ऑफ द रेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ, इसको पूरा डायग्राम बना लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म, अभी क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ फार्मूलेशंस। ये आपका हो गया एमर्जेंट रे और ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, सर डेविएशन, हाँ, एंगल ऑफ, और ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, डेविएशन, इंसिडेंट रे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब रिलेशन क्या क्या होता है इसको देख लीजिएगा। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो मैं पहले तो रिलेशन लिखना चाहूँगा। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी लिखिए। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। तो डेल्टा इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस A। ओके, और अच्छा, यहाँ पे हमें दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या हैं? इक्वल है। सो इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन, देखिए जिस क्वेश्चंस में आप डायग्राम बना पाएँ वो डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नंबर कटेगा नहीं। तो वी हैव गिवन I1 इक्वल टू I2। सो इस वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिएगा, डेल्टा इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू, इसको I ले लेते हैं, तो 2I माइनस A। ओके, अब आपको दिया गया है एंगल ऑफ इमर्जेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म के। और हमको क्या दिया है? I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I इक्वल टू 3/4A। ठीक है, और A की वैल्यू कितना दिया है? सर A की वैल्यू हमको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू आई की जगह क्या है? 3/4 इंटू 3/4A माइनस A। A है ना, तो A कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3/2A, 3/2A माइनस A। तो 1.5A माइनस A, तो आधा A। तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 1/2A। तो अब A की वैल्यू कितना है? 60, और डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 60 और इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो म्यू इक्वल टू होता है साइन, ये सब फार्मूलाज रट लीजिए, अभी मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। चलिए, साइन A की जगह 60 और प्लस डेल्टा की जगह 30 और अपॉन 2 अपॉन साइन A की जगह 60/2। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 सर 90, 90/2 मतलब 45। तो साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितना होती है? 1/√2 अपॉन 1/2। तो ये से ये चला जाएगा तो √2 नीचे बचेगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा √2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? √2। यही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और इस तरह से सर हम लोगों ने इसको बता दिया। थोड़ा सा सर आप पीछे हो जाएंगे, बच्चे देख लेंगे। तो बेटे जो है इसमें छोटे छोटे फार्मूले ही यूज हुए हैं, और ये 2 नंबर का सवाल, इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है। और जो बॉक्स में बंद है सर बता दीजिए। बॉक्स में बंद है
और छोटा सा डेरिवेशन और ये डायग्राम भी बेटा बना लेना है। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है सर, हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्राज an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees centigrade and the temperature coefficient of resistance of nichrome is 1.70 into 10 to the power minus 4 सेल्सियस। तो डायरेक्ट फार्मूले पर है सवाल सर? हाँ, ये डायरेक्ट फार्मूले पर है। इसमें दरअसल रेजिस्टेंस जो होता है वो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अदरवाइज वोल्टेज और करंट से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो एक आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस दे दिया गया है, इसको हमने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है सर? 230 वोल्ट से। इसको 230 वोल्ट से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। ओके, अब इसके टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है या फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो टी की वैल्यू हमको बतानी है। इस फार्मूले को हम लोग, अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो जहाँ R है वहाँ पे V अपॉन आई रख देंगे। तो R आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, R नॉट आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो R की जगह हम लोग रखने वाले हैं V अपॉन आई इक्वल टू V तो वही रहेगा, I अपॉन आई नॉट, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आई नॉट यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई नॉट इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये आई नीचे आ जाएगा, तो आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई अपॉन आई, और ये अल्फा अब नीचे आ जाएगा, इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ओके, डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है इसका मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, उसकी जगह हमने रख दिया। अब आई नॉट की वैल्यू कितना है, 3.2 माइनस आई की वैल्यू कितना है, 2.8, और आई की वैल्यू कितना है, 2.8 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 इक्वल टू टी, और इसका कितना है 27। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब देखिए 3.2 माइनस 2.8 कितना हुआ, 0.4 अपॉन 2.8, ये डेसिमल है 1.7, 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर 4। तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, 17 सत्ते 100, नहीं सर 100 नहीं, 17 17 7 जा 119। तो नीचे आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 111.9 और ऊपर इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू टी माइनस 27 डिग्री। अब जब इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे और फाइनल जब इसको हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, देखिएगा
तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स, आप देखिएगा कि 835 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 835 इजकल टू टी माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 27 इधर आ जाएगा, तो 27 जब इधर आ जाएगा तो सर कितना हो जाएगा? 27 ऐड हो जाएगा, 835 प्लस 27। हाँ, 835 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 और ये 30 चला जाएगा ना, तो लगभग 862 के आसपास आएगा टी। 862 डिग्री आपका फाइनल टेम्परेचर रहेगा। तो ओके, तो इस तरह से आपका पूछा जा रहा था कि कितना फाइनल टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि हमारा करंट कितना हो जाए, 3.2 से 2.8 हो जाए। ओके, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। ठीक, तो ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी हो गया बेटा। सर एक बार बच्चों को देख लेने दे पूरा, हम लोग स्क्रीन छोड़ देते हैं। और बेटे जो है ये भी बहुत छोटा सा सरल, बेहद सरल क्वेश्चन, तो अब आप इसे सॉल्व करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम पढ़ देते हैं। तो इसमें ये लाइट का क्वेश्चन है। तो सो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, where f is the focal length of the lens, राइट। तो छोटा सा डायग्राम बनेगा और डायग्राम पर भी बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसे देख लें बोर्ड पर। तो सर हाँ, देखिए ये क्या है सर क्वेश्चन? हाँ, ऑप्टिक्स का है ना। शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रियल इमेज। अच्छा, फोकल लेंथ कितने कॉन्वेक्स। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है पहले समझ लो। जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो आप उसकी इमेज देख पाओगे। तो ऑब्जेक्ट हमने सपोज दैट कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो अब इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है, f इजकल टू 4f, f इजकल टू 4f। तो अब देखिएगा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज करते हैं कितना है, d है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज d। ओके, तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो या किससे ज़्यादा हो कि इसका जो इमेज है वो रियल बने। रियल की वर्चुअल है सर, एफ इज़ हाँ रियल। तो रियल बनने के लिए डी क्या होना चाहिए, 4f से ज़्यादा होना चाहिए या 4f से कम होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लेंस फार्मूला लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इमेज है, एक लेंस है। तो सपोज करते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब लेंस का फार्मूला क्या होता है बताएं, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की जगह कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव चलेगा, 1/4f, 1/v कितना है, x, 1/x। और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए निगेटिव की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/d माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको एक्स के फॉर्म में हम लोग बनाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कैसे, इसको एलसीएम पहले लीजिए, 1/4f इजकल टू एक्स ब्रैकेट में d माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स और प्लस एक्स। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है सर, x से x गेट कैंसिल्ड। अब अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ d आ जाएगा। तो लिखते चलें 1/4f इजकल टू ऊपर यहाँ d अपॉन x ब्रैकेट में d माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये इधर चलेगा xd और xd माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 4fd। अब इसको हम लोग सिस्टमैटिक करेंगे, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनेगा देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी माइनस 4fd इजकल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 4fd इजकल टू 0। ओके,
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रियल चाहिए भैया डी, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो फॉर द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कैपिटल डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, माइनस डी, तो माइनस डी माइनस 4ac, तो 4a का तो 1 है, c का कितना है देखिए 4fd है ना, तो 4fd ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 f डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो एक डी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी माइनस 16, और कुछ सर मिस्टेक हो रहा है क्या, सब कुछ सही तो चल रहा है, नहीं तो यहाँ पर तो एक सेकंड, हाँ डी, तो अब आपका हो जाएगा 16f ना, ठीक है सर, करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और या तो डी ग्रेटर देन आप 0 लीजिए, और दूसरा क्या है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16f लीजिए। तो डी ग्रेटर देन 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 स्मॉल f, और इसलिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और ये क्या है, कैपिटल F। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर आप रियल किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसके फोकल लेंथ का 4 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, या तो 4 गुने के बराबर होना चाहिए। ओके, तो बेटे ये जो है छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लें, डायरेक्ट फार्मूले पर था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअल था। और इसके आगे बेटा हम लोग, हाँ देखो, हमें ये समझना होता है कि हम क्या लॉजिक लगाएं, क्या दिमाग लगाएं कि हम आंसर तक पहुंच पाएं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, और आप इस तरह से आप नोट्स में सिस्टम से आप करते हुए चले जाइएगा, और एग्ज़ाम में बेटा अगर आप मेरी ही नोट्स पढ़ के गए तो आप समझिए कि ये श्योर है कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई चैलेंज है बेटा, इसलिए आप एकदम दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। बस आपको जितना बताया जा रहा है वही चीज़ आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। स्क्रीन सर बच्चे पॉज करके देख लेंगे, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और वीडियो हम अब इसी पर समाप्त करते हैं। हाँ, अब हम लोग जो है यहीं पे अपने वीडियोस, अपने लेक्चर्स को फिनिश करते हैं। अब कल की डेट में हम लोग सेक्शन सी को लेके आने वाले हैं। तो बी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब उधर 16 नंबर और 5 दूनी 10, 16 10 26 नंबर तक हम लोग काम कर चुके हैं। तो अगला जो वर्क होने वाला है वो बहुत ही सर 21 नंबर का ना, 21 नंबर का काम अब हम लोग कल करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।